देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 2023 का दिवाली अब पूरा हो चुका है, फेस्टिवल टाइम पूरा हो चुका है और आज है 13 नवंबर यानी कि दिवाली का ठीक अगला दिन, जहां पर हम सभी लोग एक नई शुरुआत की तरफ सोचते हैं। मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए लेके आया हूं जो फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं हैं, जो महज इन्वेस्टर्स हैं, या मैं कहूँ कि जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हों या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहे हों। उनकी एक फ़िक्स इनकम मंथली उनके अकाउंट में आ जाती है। अब ऐसे लोगों के लिए ट्रेडिंग करना एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है और कई न्यूकमरों को तो ये भी पता नहीं होता कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से में नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप बैंकों में पैसा रखते हैं, एफडीओ पे इंटरेस्ट कमाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि उसमें मुझे जो रिटर्न मिल रहा है वो इतना इफ़ेक्टिव रिटर्न नहीं है, तो कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। देखिए, मार्केट में एक साइकोलॉजी है कि अगर मैं जैसे कि मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि रिलायंस में अगर हमने स्टॉक लिया होता तो मैं जब परचेस करता हूँ तो मार्केट में डाउनफॉल आता है। कुछ स्टॉक्स की अनसर्टेनिटीज़ मार्केट में बनी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो दोस्तों देखिए, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, एक फुल फ्लेजेड आपको मोमेंटम मिल रहा था, आपने यहाँ पे कहीं पे परचेज़ किया और फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आया। ये मैं मंथली चार्ट बोल रहा हूँ, यानी कि 1 महीने 2 महीने नहीं, ये काफ़ी लंबा चार्ट है। आप थोड़ा सा इसे देखिए यहाँ पर क्लोजली, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ। लगभग मैं आपको बताता हूँ, 2007 नवंबर में आपने कहीं पे परचेज़ किया। सो ये लगभग आपने 600 रुपये के आसपास परचेज़ किया होगा और उसके बाद 2009 तक इसकी वैल्यू 300 के आसपास आ गई। अब यदि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो आप अगर इस तरह का पैसा डालेंगे तो आपको दिखेगा, यार मैंने 600 रुपये में लिया था, अब ये 200 रुपये पे आ गया है। आगे क्या अनसर्टेनिटी होगी, हो सकता है ये पूरा टूट टुटा के जीरो पर आ जाए, 10 पे आ जाए, 15 पे आ जाए, ऐसे कई तरह के विचार आएंगे और आप में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि आप इसे एक लंबे अंतराल के लिए होल्ड कर सकें। तो ये प्रॉब्लम होती है स्पेशली रिटेल इन्वेस्टरों की, जब वो लोगों को ट्रेडिंग में ज़्यादा इतना इन्वॉल्वमेंट अपने आप को नहीं रख सकते, इतना अप टू डेट नहीं रख सकते। और अब यहाँ पे देखिए, एक लंबे समय तक यदि आपने इसे होल्ड किया होता यहाँ पे परचेस करने के बाद भी, तो फिर आपको क्या है, ये एक लंबी रैली 1800-1900 रुपये तक की जो गई है वो देखने को मिलती। मगर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। 50% है कि ऊपर जाएगा, 50% है कि नीचे भी आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब आपको उस पैसे की ज़रूरत होती है तो आप लॉस खा के भी वो पैसा विड्रॉ करके अपनी जो नीड में है या जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल जब एक स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं ना दोस्तों, तो इस तरह की अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है और आदमी जो है वो थक हार के अपना इन्वेस्टमेंट में पैसा जो है वो डुबा के निकल जाता है। और फिर दुनिया में एक राग अलाप आ जाता है कि शेयर मार्केट में कई बार पैसा अक्सर जो है वो लॉस होता है, कई बार नहीं बल्कि अक्सर लॉस होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने एक स्टॉक जो है मेरे दिमाग में है, स्टॉक नहीं बोलूँगा, वो दरअसल है ईटीएफ, वो है इक्विटी ट्रेडेड फंड्स। ये बहुत ही शानदार चीज़ है दोस्तों। इसको मैंने काफ़ी स्टडी किया, हालांकि मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल से ही स्टार्ट किया, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मगर ईटीएफ जो है, इसको जब मैंने अगर पुरानी हिस्ट्री पे थोड़ा सा जांच पड़ताल की, थोड़ा सा देखा, तो मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जो मुझे लगा कि इसे वीडियो की फॉर्मेट में आप सबके सामने लाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ समझिए सर, कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी अनसर्टेनिटीज़ का आप पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से समझते हैं। ईटीएफ क्या होते हैं? ईटीएफ वो फंड्स हैं जो इंडेक्स पे ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है ना। सो इंडेक्सेस पे ट्रेड किए जाते हैं और इंडेक्सेस को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको देखो ये इंडेक्स दिखाता हूँ। 1991 में इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो निफ्टी 50 का इंडिसेस बनाया गया था, ठीक है, निफ्टी 50 का। और अब इसे आप देखिए, 1991 में इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी थी? 526.94 के आसपास, और आज की तारीख में इसकी वैल्यू कितनी है? 19,000 20,000 के आसपास है। और आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली, स्लोली हो सकता है, मगर ग्रेजुअली इसमें इंक्रीमेंट आ ही रहा है। हालांकि कई बार डाउनफॉल भी देखने को मिलेंगे। 2008 का एक डाउनफॉल देखने को मिला, कोविड टाइमिंग का डाउनफॉल देखने को मिला, ऐसे कई अनसर्टेन डाउनफॉल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, एक डाउनफॉल, दूसरा ये बड़ा डाउनफॉल है, ये छोटे मोटे डाउनफॉल है। ये मंथली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, नहीं कि एक कैंडल जो है वो 1 मंथ की है। तो इस तरह की अनसर्टेनिटीज़ आती ज़रूर है, मगर आप इतना तो आंख बंद करके श्योरिटी रख सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, पर हमारा मार्केट जाएगा तो ऊपर ही। क्योंकि ये 1 या 2 साल की बात नहीं कर रहा है, मैं आपको पिछले 20 सालों का इतिहास दिखा रहा हूँ कि मार्केट ऊपर ही गया है। ओवरऑल जो इंडिसेस है वो ऊपर ही जाती है। सो 20 सालों का प्रूवन रिकॉर्ड है। तो क्या आप लगता है कि आने वाले समय में हमारे इंडिसेस ऊपर नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल में जाए, बट जाएगी तो पक्का। सो अगर कोई ऐसा फंड है जो इसी पर डायरेक्टली ट्रेड करता हो, इसी पर डायरेक्टली इन्वेस्ट करता हो और इसी की रिप्लिका बन के अगर मार्केट में बैठा हो, तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना कहीं भी रिस्की है? बिल्कुल नहीं। हाँ, देखिए, स्टॉक मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क तो रहता ही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपका एग्जिट कब है। आपने मान लीजिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया,
ठीक है, और आपका एग्जिट, आपको पैसे की जरूरत पड़ी यहाँ पर, तो ये आपका रिस्क है, आपको लॉस हुआ। मगर यदि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और आप उस इन्वेस्टमेंट को भूल गए और आपने यहाँ कहीं एग्जिट किया, यहाँ कहीं एग्जिट किया, इवन मैं तो बोलता हूँ यहाँ कहीं एग्जिट किया, तो अपने पैसा बना के निकले। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमेशा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, मगर स्लो स्टडी, लंबे अंतराल के बाद आप देखिए मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, और आप अल्टीमेटली एक अच्छा सा पैसा लेके जा रहे हो। सो अगर आपने देखिए 5,000 रुपये भी 2009 के आसपास डाले हैं, तो अभी वो 19,443 रुपये के आसपास पहुंच चुके हैं। सो ये जस्ट एक एग्जांपल है, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ जो मेन पॉइंट पे आता हूँ कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो इनके रिप्लिका है, यानी कि इन्हीं की रिफ्लेक्शन है मार्केट में। सो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मार्केट में उन्हें बीज के नाम से जाना जाता है दोस्तों, BEES, जैसे निफ्टी बीज हो गए, फिर बैंक निफ्टी बीज हो गए, इवन गोल्ड के भी बीज आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ मैंने शॉर्टलिस्ट करके ऑलरेडी वॉच लिस्ट में डाले हैं। जैसे देखिए ये है गोल्ड का बीज। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा क्योंकि ये दिवाली का सीज़न है और आने वाले टाइम में शादियों का सीज़न आने वाला है, तो हम सब के लिए गोल्ड की बहुत महत्ता है। और गोल्ड आप देख रहे होंगे 2015 से लेकर के, देखिए ये जो बी इस्टेब्लिश हुआ है ना फर्स्ट, ये 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, और तब से आज तक ये कितना बढ़ चुका है। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि जो गोल्ड के रेट है ना 24,000 के आसपास, 28,000 के आसपास चल रहा होगा, तो उस समय इसका जो स्टॉक है, जो मैं ETF स्टॉक है, उसकी वैल्यू 24 रुपये 28 रुपये के आसपास है। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती गई, इसका प्राइसिंग बढ़ता गया, सो यहाँ पर गोल्ड की ही रिप्लिकेशन में इस ETF फंड का भी प्राइस बढ़ता गया। आज की तारीख में एकदम देखिए प्रोपोर्शनेट वे में, मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 to 1 है, अगर आज 60,000 गोल्ड चल रहा है तो 60 नहीं होगा, मगर प्रोपोर्शनेट वे में इसमें भी इंक्रीमेंट आपको रिफ्लेक्ट होता दिखेगा। और ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप सोचो 2019 के आसपास में आपने इसके 1,000-2,000 स्टॉक लिए होते, तो 26,000 के रिफ्लेक्शन में आपको आज की तारीख में 52,000 रुपीज़ मिल रहे होते। तो ये सामने दिख रहा है कि इसमें ग्रोथ है, तो ये आपको एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि गोल्ड वगैरह जो है ये स्लो एंड स्टडी ही सही, बट लॉन्ग टर्म में इनकी वैल्यूएशन अप ही होने वाली है, क्योंकि रिसोर्सेज है ये लिमिटेड है मार्केट में। तो ये एक, जैसे कि गोल्ड का जो ETF है, ये तो मेरे को लगता है SBI का द्वारा जो लॉन्च किया गया ETF है गोल्ड का। इसी तरीके से काफ़ी सारे, जैसे HDFC भी करती है लॉन्च, इवन निपॉन भी करती है, तो किसी का भी आप ETF में जाके परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक निफ्टी 50 का ETF दिखाता हूँ दोस्तों। ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है, और इसी का ETF यदि आप देखने चाहेंगे तो यहाँ पे जस्ट आपको सर्च मारना है निफ्टी ETF। ये देखिए सामने मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं ये निपॉन का आपको दिखा देता हूँ ETF। ये देखिए, अब देखिए आपका प्रोपोर्शनेट वे में। सो दोस्तों ये देखिए निफ्टी 20। अब मैंने आपको बताया था ना कि प्रोपोर्शनेट वैल्यूएशंस होती हैं, तो अगर आप देखेंगे 2002 में सबसे पहले जो है वो निफ्टी का बी, ये वाला जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये लॉन्च हुआ था मार्केट में। ETF लॉन्च हुआ था, इक्विटी ट्रेडेड फंड, जो एक तरह से म्यूचुअल फंड होता है, इसे आप एक तरह से म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं, जिसे आप डायरेक्टली किसी भी अपने ब्रोकर के थ्रू परचेज या सेल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 2002 के आसपास जब ये मैं टाइम फ्रेम देखता हूँ, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आपकी चल रही थी 1100 के आसपास, 1200 के आसपास। तो उस समय इसकी वैल्यू थी 9 रुपये के आसपास, ठीक है ना। और जैसे जैसे फिर वैल्यू बढ़ती गई, उसके उसी का रिफ्लेक्शन अगर आप चार्ट देखें तो एग्जैक्टली रिप्लिका दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ग्रोथ ग्रोथ, डाउनफॉल डाउनफॉल, फिर ग्रोथ ग्रोथ। आप अगर कैंडल टू कैंडल भी देखेंगे तो एग्जैक्टली रिप्लिका है। देखिए एग्जैक्टली रिप्लिका है ये इसका। ये फॉल आया कोविड का, फिर ऊपर गया, सिमिलरली कोविड का फॉल आया, फिर ऊपर गया, तो ये एग्जैक्टली इसका रिप्लिका बन के आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं कि हमने ऑलरेडी निफ्टी का इंडिसेस देखा है 1991 से लेकर आज तक। 1991 के आसपास जब ये चल रहा था आपका 541 रुपये के आसपास, आज पहुँच चुका है 18,000 रुपये के आसपास। सो हालांकि ये जो ETF जो है वो लॉन्च हुआ 2002 में, और तब से आज तक इसमें भी देखिए कितना तगड़ा वैल्यूएशन आ चुका है। तो ये एक चीज़ हमें क्लियरली बताता है कि अगर मैं ETF में इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे श्योर एंड सक्सेस रिटर्न मिलना ही है, और एक बड़ा रिटर्न जो है वो मैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने पास में इकट्ठा कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों परचेज कब करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। तो ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह के स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETFs में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैं रिकमेंड करूँगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ETF में आप इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा मैंने एक पहले से सर्च करके रखा था कि आप मनी कंट्रोल पे देखेंगे ETF के बारे में। ये म्यूचुअल फंड है बेसिकली, बट ETF के म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ, सिक्योर और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। और ये देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे तरीके ETF होते हैं, और मैं अगर रिकमेंड करूँगा तो देखिए आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए PSU बैंक
आपको भी पता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम पीएसयू बैंक के स्टॉक बढ़ने वाले हैं, बट फिर भी इसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है। तो ये जस्ट एक आपको मैं बताता हूँ, सबसे सेफ जो रहेंगे वो रहेंगे निफ्टी 50। ये देखिए निफ्टी 50 का ETF, ये भी अलग अलग, जैसे SBI का है, मोतीलाल ओसवाल ने भी निकाल रखा है। सो यहाँ पर निफ्टी 50 का इंडिसेस के अगेंस्ट जो भी ETF है, या जो भी आप बोल सकते हैं बीज है, वो आप ले सकते हैं, या फिर आप जो है बैंक निफ्टी इंडिसेस के अगेंस्ट जो ट्रेड करते हैं उनको ले सकते हैं। सो यहाँ पर ये मुझे जो है मेरे इंटरेस्ट के लग रहे हैं, जिनमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं, सेंसेक्स में भी यदि आप देखेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है आपको ग्रोथ ही मिला है। प्रूवन है दोस्तों, ये सब चीज़ें प्रूवन है। यहाँ पे देखिए आप सेंसेक्स की यदि मैं बात करूँ, सेंसेक्स ओके, सो ये देखिए सेंसेक्स में आपको क्या देखने को मिलता है। ये देखिए 2021 से लेकर आज तक कंटिन्यूसली आपको जो है वो ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। आप देख लीजिए, थोड़ा डाउनफॉल फिर ऊपर, फिर डाउनफॉल, तो इस तरह से ये ऊपर ही जाता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। सो बैंक निफ्टी की भी यदि हम बात करें तो 2000 के आसपास इसका लॉन्च किया गया था। उस समय इसकी वैल्यू थी करीबन 778 रुपये के आसपास। आज ये पहुँच चुका है 43,000 के आसपास। सो ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, और इसी के अगेंस्ट में जब आप ETF देखते हैं इसका, इसी का ETF आप अगर देखने जाएंगे तो ये देखिए बैंक निफ्टी का ETF, और यहाँ पर भी देखिए जब ये 2016 के आसपास भी इसकी वैल्यूएशन देखेंगे 157 है, आज 443 रुपये के आसपास है। तो ये सामने दिख रहा है कि उसी का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म में श्योर एंड सक्सेस आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हाँ, डाउनफॉल्स आ सकते हैं, मार्केट क्रैशेस आ सकते हैं, मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने बेसिक समझा कि कौन से म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिसमें हमको श्योर सक्सेस रिजल्ट मिल रहा है, और वो कोई एक इंडिविजुअल एंटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यानी कोई कंपनी की इंडिविजुअल कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ये बंच ऑफ कंपनीज है जो मिल करके परफॉर्म करती है और हमारे इंडेक्सेस को ऊपर लेके जाती है, और उस पर ट्रेड कर रहा हमारा म्यूचुअल फंड हमको ओवर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हम परचेज कब करें। सो देखिए, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मंथली इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो यहाँ पे पहली कंडीशन मैंने आपको बताई है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है मंथली ही आपको इसमें पैसा डालना है। दूसरी कंडीशन क्या है, मैं जैसे देखिए ये SBI का जो एक बैंक निफ्टी का ETF है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का आपको सजेशन देता हूँ, मतलब उसी के ट्रायल बताता हूँ कि मैं किस तरह का प्रेफरेंस करता। मान लीजिए 2016 से मैंने सोचा कि अब मैं हर महीने मुझे ETF में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं कब करूँगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए 2016, ओके ये आ गया। सो अगर मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ, ये देखिए मंथ बाय मंथ चलेंगे हम लोग। ये देखिए ये पहली कैंडल नेगेटिव है। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ जब भी आपका रेड कैंडल बनता है मंथ एंड का, उसी में आपको बाय करना है। जब भी आपको रेड कैंडल दिखे आपको स्टॉक बाय कर देना है। अब कैसे, यहाँ पर ये देखिए आपको रेड कैंडल मिला, और ये कौन से मंथ का है मैं ज़रा देख के बताता हूँ आपको। ये है फरवरी मंथ का। आपने जितना आपका बजट मानता है उतने स्टॉक खरीद लिए इसके। फिर अगले महीने ग्रीन कैंडल, आपने कुछ बाय नहीं किया, फिर ग्रीन कैंडल कुछ बाय नहीं किया, चलने दीजिए। और इस पीरियड में आप अपना पैसा इकट्ठा करते जाइए, अभी आपको परचेज़ नहीं करना है। फिर से एक रेड कैंडल बनी, आपने परचेज़ कर लिया, फिर ग्रीन नो परचेज़, फिर से रेड कैंडल परचेज़, फिर इस टाइमिंग में नो परचेज़, फिर रेड कैंडल परचेज, ग्रीन में नो परचेज। इस तरीके से आप फॉलो करते जाइए। अब दोस्तों मैंने जो आपको ये रेड कैंडल वाली स्ट्रैटेजी बताई, इसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप रेड कैंडल में परचेज करेंगे, यानी कि मार्केट का वो डाउनफॉल है उसमें आप परचेज कर रहे हैं, और ग्रीन कैंडलों में आपका वो वैल्यूएशन ऊपर जा के आपका एवरेज बन जा रहा है। देखिए मैंने डाउनफॉल में खरीदा, मार्केट फिर बाद में ऊपर गया, तो मेरे जैसे यहाँ पे हो सकता है हाई परचेज हो, बट यहाँ पे लो परचेज हो, यहाँ पे लो परचेज हो, यहाँ पे लो परचेज हो, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरा एवरेज कहीं यहाँ बन गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर फिर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे जो भी मैंने परचेस करी होगी उसका एवरेज तकरीबन इसके बीच में बन के आएगा, और फिर ये उनकी सबकी वैल्यूएशन ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से जब भी आपको रेड कैंडल जिस भी महीने में दिखे, उस महीने में आपको हो सक। अब आप बोलेंगे यार इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 महीने तक तो मुझे कोई नेगेटिव कैंडल नहीं दिखी, कोई इशू नहीं है। अगर आप फिर भी परचेज करना चाहते हो कर सकते हो, उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। बट क्या होगा, मैं क्या करूँगा, उस समय पैसे को इकट्ठा करके रख लूँगा, और फिर जैसे ही नेगेटिव कैंडल बनेगी एक साथ स्टॉक ले लूँगा। अब आप बोलेंगे कि यार भाई मैं यहाँ तक इकट्ठा क्यों करूँ, मैं अगर यहाँ पे भी लेता तो ये तो कम प्राइस में ही ले रहा हूँ ना, मेरी एवरेज तो फिर भी बनी रही है। तो वो तो आपका इंडिविजुअल चॉइस है, उसमें कोई इशू नहीं। आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न तो मिलना ही मिलना है।
मगर अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर है तो वो क्या करेगा, जब भी मार्केट में आपको रिट्रेसमेंट या डाउनफॉल देखने को मिलेगा वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आपको मजा आएगा। अच्छा, ये तो देखो मार्केट आपके फेवर में था दोस्तों, तब आपने अच्छे से इन्वेस्टमेंट ले लिया, मगर आप यहाँ देखिए, इस रेड कैंडल का मजा देखिए। जब भी अगर आपने ये रेड कैंडल में लिया, ये रेड में लिया, ये रेड में लिया, इस तरह से रेड में लेते गए और यहाँ पर भी रेड में एक बड़ा रेड बना, तो आपने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी बड़ी रेड कैंडल उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजी ये रखिएगा, जितनी बड़ी रेड कैंडल उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अगर 10-10 स्टॉक ले रहे थे आप, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आपने 5 स्टॉक लिया, कोई छोटी रेड कैंडल है, यहाँ पे 10 ले लिया, फिर छोटी रेड कैंडल तो 5, फिर 10 स्टॉक, और बड़ी रेड कैंडल आपने 50 ले लिया। इस तरह से लीजिए, जितनी बड़ी रेड कैंडल उतना बड़ा आप स्टॉक लीजिए। फिर होता क्या है, उससे आपका एवरेज जो है वो नीचे की तरफ जाता रहेगा, परचेजिंग का एवरेज। और फिर देखिए, अगर मान लीजिए रेड कैंडलों पे परचेज करते करते आपका मार्केट अचानक से शूट करके यहाँ तक पहुँचा है, तो आपका कहीं ना कहीं एवरेज यहाँ कहीं आएगा। आपने भले ही महंगे में खरीदने की कोशिश की होगी, मतलब ग्रेजुअली रेजिंग मार्केट में परचेज किया होगा, बट ऑन एन एवरेज आपका कहीं ना कहीं धीरे धीरे रेड कैंडलों की वजह से स्लोली उठते उठते इस तरह कहीं बन के आएगा। और जब आपको सेल करना होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपको बहुत तगड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, रेड कैंडल पे परचेज कीजिए। अब आप बोलेंगे यार इसमें तो रेड कैंडल कंटिन्यूस नहीं बन रही, तो ज़रूरी थोड़ी है, निफ्टी बैंक के ले रहे हैं तो उसी तरह से आप निफ्टी 50 के देख लीजिए, अलग अलग स्टॉक। बट मैं सजेस्ट करूँगा 2 ही उसमें जाइए आप लोग ज़्यादा, सॉरी निफ्टी 50, ये देखिए। सो ये हो गया निफ्टी 50 मेरा, और यहाँ पे मैं ETF लूँगा इसका। सो इसका ETF, ओके। सो ये बहुत सारे हैं, मुझे थोड़ा सा है ना SBI पे ज़्यादा ट्रस्ट है, सो SBI के ETF पर ही जाऊँगा। और ये देखिए, देखो प्राइस 100% रिप्लिका नहीं होगी, बट आप मूवमेंट देख लीजिए, हर एक कैंडल टू कैंडल देख लीजिए, इसमें रेड बनेगी तो इसमें भी रेड इस तरह से। सो ऑलमोस्ट ये जो है ना इंडिसेस को, यानी कि जो हमारा इंडिसेस है उसको ये ETF फॉलो करता है, 90% के आसपास फॉलो करता है, तो वो बहुत है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट टोटली उसी के आधार पर चल रहा है। सो ये देख लीजिए, अब यहाँ पर भी आपने रेड पे परचेस करते गए, और इस रेड पे अगर आपने अच्छी क्वांटिटी ली होगी तो जो आपका एवरेज यहाँ पे जो आ रहा था वो एवरेज फिर से नीचे आ जाएगा। जितनी बड़ी रेड कैंडल पे आप परचेस करोगे ज़्यादा क्वांटिटी में, उतना ही आप अपने जो एवरेज परचेजिंग प्राइस ऑफ क्वांटिटी है वो नीचे की तरफ लाते रहोगे, और जब मार्केट शूट करेगा ऊपर की तरफ तो आपका प्रॉफिट मार्जिन उतने ही लेवल पे बढ़ता जाएगा। सो ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। और क्या है, देखिए अमाउंट बहुत छोटा है यार, देखिए आज की तारीख में रनिंग प्राइस भी देखेंगे तो 203 के आसपास है पर स्टॉक। सो महीने का आप 10-15 स्टॉक, 10 स्टॉक भी लेते हैं तो मैं समझता हूँ 2000 रुपये के आसपास का कुछ वैल्यू बन के आता है, और 2000 रुपये एक सैलरीड पर्सन इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूँ दोस्तों कि अगर आपने 2016 में 73 रुपये या मैं समझता हूँ 100 रुपये में भी लिया है, और आज अगर दुगना स्टॉक वैल्यू हो चुका है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ भी नहीं होगी। मैं तो समझता हूँ इस तरह के इन्वेस्टमेंट आपके लिए रियली फ्रूटफुल है। 2-5 साल में पैसा आपका डबल हो जाता है। इवन देखो ये गारंटेड डबल नहीं है, अगर यही मैं 2016 में इन्वेस्ट करके 2020 के आसपास यदि देख रहा होता तो मैं बोलूँगा यार जो मैंने इन्वेस्ट किया उसके आसपास ही आके खड़ा है मार्केट, 100 के आसपास मैंने, या 77 के आसपास मान लीजिए अगर 2016 में लिया है, 81 के आसपास लिया है, तो दोबारा ये डाउनफॉल के समय 86, 87, तो यार इतने साल इन्वेस्ट करने का क्या मतलब रहा। हो सकता है आपके दिमाग में इस तरह के विचार आएंगे, बट आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको कॉन्फिडेंट भी रहना है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरा ये स्टॉक जाना तो ऊपर ही है। जो भी डाउनफॉल है वो एक तरह से रिट्रेसमेंट है, मार्केट अपने आप को रिट्रेस कर रहा है एक लंबी उछाल के लिए। और आप हमेशा देखिए जब भी इसने अपने आप को रिट्रेस किया दोबारा लंबी उछाल मारी है। ये देखिए मार्केट इतना तगड़ा गिरा था और फिर तगड़ा उछला, यहाँ पे जैसे गिरा फिर तगड़ा, देखो ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी बनाई, फिर जैसे गिरा उसके बाद फिर उछला, फिर जैसे गिरा उसके बाद फिर उछला। तो इसकी हमेशा है पीछे की तरफ खींचता है, जैसे आपने देखा होगा गुलेल को हम पीछे खींच के फिर उछाल देते थे, सिमिलर तरह से इस तरह का यहाँ पे मार्केट में आपको बिहेवियर देखने को मिलता है। तो जब भी पीछे की तरफ मार्केट को खींचा जाए आप परचेज कर लीजिए, और ऊपर की तरफ जाए तो आप उसको सेल करना चाहे करिए, और जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अल्टीमेटली यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या है दोस्तों इस तरह के स्टॉक में खेलने का, कि ये इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप निफ्टी 50 के ETF में परचेस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में रिलायंस में कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है, कोई 1-2 कंपनीज में बैड न्यूज़ आ जाती है, तो उसका कंसोलिडेटेड इफेक्ट इस पे पड़ेगा। इंडिविजुअल एक स्टॉक का मतलब वन मैन शो यहाँ पे नहीं होगा। जैसे रिलायंस का इंडिविजुअल न्यूज़ आया तो उसका स्टॉक एकदम से गिर गया। अभी आपने अदानी में देखा होगा, अदानी में हमको तगड़ा झटका लगा था और ताबड़तोड़ 1-2 दिनों में तो प्राइस पूरी तरह से डूब गए थे। सो वो इम्पैक्ट आपको इसमें इतना लंबे तौर पे देखने को नहीं आएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने ये रिकमेंड क्यों किया है। आप अदानी एंटरप्राइजेस को देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए
अब यदि मैं बात करूं अदानी एंटरप्राइजेस की, अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक यदि आपने लिया होता तो ये 4,000 के आसपास चल रहा था इस समय, देखिए, ठीक है। एक डाउनफॉल आया तगड़ा और ये 1,000 रुपये पे आगे रह गया। आज संभल के भी ये 2,200 के आसपास है, ठीक है। अब इसी टाइमलाइन को हम हमारे ETF पे देखते हैं। इसी टाइमलाइन को ये देखिए, ETF पे देखिए आप, ETF की वैल्यू, अब देखिए वन मैन शो की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आप चेक कीजिए, सॉरी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो डाउनफॉल आया था इस समय डाउनफॉल यहाँ पे भी देखने को मिला। अदानी का जो डाउनफॉल आया उसकी परफॉर्मेंस का इशू आपको यहाँ पर भी देखने को मिला। अदानी संभल नहीं पाया अभी तक। जिन्होंने 4,000 के आसपास, यानी कि ये 3,000 पे परचेज़ की होगी, 4,000 पे परचेज़ की होगी, वो रातों रात 1,000 रुपये पे आके बैठ गए थे। अगर यहाँ पर आपने 200 के आसपास परचेज़ की होती तो हो सकता आप 160 पे आते, पर दोबारा से ये संभल के 203 के ऊपर आ चुका है। क्या ये संभला? नहीं। ETF संभला? यस, क्योंकि ये एक कंपनी के ऊपर नहीं चलता है। यहाँ पे वन मैन शो नहीं है। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ETF इज़ मच मोर सेफर, और यहाँ पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये मेरा एक नया साल में एक नया रिकमेंडेशन था। मैंने काफ़ी स्टडी की, मुझे इसके बारे में पता लगा, मुझे लगा आप लोगों को भी बताऊं, और ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो ETF इज़ बेस्ट ऑप्शन। ये जो एक लिंक है ये भी मैं आपका डाल दूंगा मेरे इस यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से ETFs है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा निफ्टी 50 के जो ETF है या फिर बैंक निफ्टी के जो ETF है वही परचेस करें, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर इसके नीचे दिया गया है वीडियो के, या आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ध्यान रखिए, ये जो भी बताया जा रहा है ये कोई इंडिविजुअल परचेज का रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है कि स्टॉक मार्केट में मैं भी एक सैलरीड बंदा रहा हूँ, तो मुझे इन्वेस्ट करने पर रिस्क लगता था। यहाँ पैसा डालो नीचे जाता है 1-2 महीने में, तो मैं डर जाता था, निकल जाता था और मुझे अनसिक्योर फील होता था। क्योंकि यार देखिए, इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आई, मेरा पैसा डूबता हुआ दिखेगा तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे फ्यूचर के बारे में पता नहीं है। बट जब मैं इंडेक्स का ETF में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे फ्यूचर के बारे में पता है कि मार्केट जाना तो ऊपर ही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और मुझे पैसे की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो डाउनफॉल के समय मैं घबरा के पैसा नहीं निकालूंगा। बस ये एक चीज़ यहाँ पर मुझे फ़ायदा दिख रहा है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।